हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले दो सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना। और कहने का मतलब ये है कि हमने पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक पिछले दो वीडियोस के अंदर जो आपकी रिवीजन के लिए, आपके लिए जेआरएफ के लिए रामबाण साबित यहाँ पे होने वाला है। अब उत्तर वैदिक काल से हम शुरू करते हैं। और उत्तर वैदिक काल से हम शुरू करके इसको महाजनपद काल और महाजनपद काल के अलावा जो भी हमारे गणराज्य हमारे हुए हैं उन गणराज्यों के संबंध में हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण रिवीजन आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। स्टूडेंट्स, वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही चीज को समझना आपके लिए यहाँ पे लाभदायक सिद्ध होगा। तो हम उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल के अंदर आप ये चीज जान चुके हैं कि वैदिक ऋग्वेदिक काल या पूर्व वैदिक काल या ऋषि मंडल के अंदर, जिसको आप ऋग्वेद भी बोलते हैं, कि वहां पे अभी कबायली जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर अब कबायली से अब एक जगह स्थायी जीवन यहाँ पे व्यतीत होने लगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पशुओं के साथ साथ में एग्रीकल्चर पे यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित जो आपको यहाँ पे प्रॉपर जानकारी मिलेगी, क्योंकि मेनली वैदिक काल के अंदर आप पशुपालन के साक्ष्य ही मिलते हैं। और उत्तर वैदिक काल में हमें अंतिम समय के अंदर आप देखोगे कि लोहे की जानकारी भी प्रॉपर तरीके से मिलनी शुरू हो गई थी। तो भाई एक परिवर्तन, एक चेंजेस जो है लोहे के आने के बाद में एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड हम अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आपका मेनली आपका 1000 बीसी टू 600 बीसी के बीच में आपका ये टाइम पीरियड मिलता है उत्तर वैदिक काल का। अब आप यहाँ पे दो प्रकार के मृदभांड आप देखने को मिलते हैं। जो आपका वेस्ट वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश वेस्ट वाला एरिया है, जिसके अंदर आपका हस्तिनापुर आ गया, तरंजी खेड़ा है, या आलमगीरपुर मेरठ दिल्ली वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो हमें मर्दभांड जो मिल रहा है वो चित्रित धूसर मर्दभांड यहाँ पे आपका मिल रहा है। पेंटेड ग्रे पोर्ट्रेट जो हमारा है वो यहाँ पे मिल रहा है, चित्रित धूसर मर्दभांड। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से मर्दभांड का प्रयोग होता था। बाद के टाइम पीरियड में आप देखोगे उत्तरी काले पुलिसदार मर्दभांड, नॉर्थ ब्लैक ये पॉलिश्ड वेयर मर्दभांड बाद के टाइम पीरियड पे। और ये कहां से कहां तक मिलता है, ये आपका तक्षशिला से लेकर ये बिहार तक के एरिया में आपको ये मर्दभांड जानने को मिलते हैं। तक्षशिला से लेकर बिहार वाले एरिया तक ये मर्दभांड जानने को मिलता है। तो चित्रित दूसर मर्दभांड और उत्तरी काले पालिशदार मर्दभांड, दोनों प्रकार के मर्दभांड उत्तर वैदिक काल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि भौगोलिक विस्तार क्या था उत्तर वैदिक काल का। आपने देखा कि भाई हड़प्पा सभ्यता में मेनली पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स आपके कवर हो रहे थे। हड़प्पा के बाद में वैदिक पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वेदिक काल में भी आपने मेनली देखा कि जो हमारा ब्रह्मवर्त वाला क्षेत्र है, यानी कि यमुना के हरियाणा वाली साइड में, कहने का मतलब है कि उस पार वाली साइड में जो है आपका ये वाला एरिया ऋग्वेदिक काल के अंदर हुआ करता था। लेकिन आप एक चीज देखते हैं, एक आप देखते हैं कि भाई सतपथ ब्राह्मण में विदय माधव की कथा से हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने जैसे ही यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण के अंदर जो हमें जानकारी मिलती है कि भाई वहां पे जो उन्हें घृत नाम उन्होंने लिया और मुंह में जो अग्नि थी वो निकल के वो इधर यूपी को क्रॉस करते हुए बिहार में सदा नीरा गंडक नदी तक वो जा पहुंची, उससे आगे उसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो आप मेनली यही मानोगे कि उत्तर वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार है वो बिहार के सदानीरा या बिहार के गंडक नदी तक का जो एरिया है वो इसका भौगोलिक विस्तार के तहत हम इसको देखते हैं। भाई दक्षिण भारत के किसी राज्यों को उल्लेख उत्तर वैदिक काल के अंदर नहीं मिलता। विंध्याचल पर्वत लास्ट सीमा है, ये विंध्याचल पर्वत या मध्य भारत जो लास्ट है, जिनके बारे में जानकारी मिलती है। हिमालय पर्वत के बारे में मिलती है जानकारी, विंध्या पर्वत के बारे में मिलती है, लेकिन इससे नीचे हमें कोई जानकारी इसके तहत हमें यहाँ पे नहीं मिलती। तो विदय माधव की कथा के बारे में जानकारी कहां पे मिलती है, तो आप बोलोगे सतपथ ब्राह्मण में। कहां पे बोलोगे, सतपथ ब्राह्मण के अंदर। ठीक है। अब इनके कुछ राजनीतिक संगठन हम देखिए राजनीतिक संगठन में आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई अब चूंकि उत्तर वैदिक काल के अंदर कर्मकांड की प्रधानता यहाँ पे बढ़ गई है। अब कर्मकांड यहाँ पे बड़े स्तर पे यहाँ पे आप देखने लगे हैं, और यहाँ पे यज्ञ वगैरह होने लगे हैं। कई प्रकार के यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होता, वाजपेयी यज्ञ होता था, पुरुषमेध यज्ञ होता या सर्वमेध यज्ञ होता था। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे। जो मेनली जो राजा होता था, सेंटर का जो राजा होता था, वो आपका राजसूय यज्ञ करता था। कौन करता, राजसूय यज्ञ। अब आप यहाँ पे चार दिशा हमारी दी गई है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। सबसे पहली बात, पूर्व की जगह अगर कभी प्राची लिखा जाए तो आप वही मानना। पूर्व की जगह अगर प्राची आ जाए तो पूर्वी है, या पश्चिम की जगह प्रतीची आ जाए प्रतीची, तो यही मानना आप। उत्तर की जगह अगर उदीची आ जाए उदीची, तो आप उत्तर मानना इसको। ठीक है। तो प्राची, प्रतीची या उदीची,
तो जो प्राची है या पूर्वी भारत के अंदर आप देखते हैं कि कौन यहाँ पे शासक हुआ करता था, या राजा को क्या नाम दिया गया है, तो राजा को नाम दिया गया सम्राट। और सम्राट वाजपेयी एक करता, सम्राट कौन सा एक करता था, वाजपेयी एक करता था। इधर उत्तर भारत में विराट, ये पुरुष मेध यज्ञ करते थे। ये उत्तर भारत के जो विराट, ये पुरुष मेध यज्ञ करते थे। इधर आप पश्चिम भारत में सौराट, सौराट सौराट ये आपके सर्वमेध यज्ञ करते थे। कौन सा यज्ञ करते थे, सर्वमेध यज्ञ ये करते थे। इसके अलावा जब आप देखते हैं कि भाई हमारा ये जो राजा हुआ करते थे, वो जो राजसूय यज्ञ करते थे, अपने अपने आप को शो करने के लिए, अपने आप को मतलब दिखाने के लिए, एक प्रकार से आप बोलोगे कि हम जो है यहाँ पे विजयी है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारा ये हुआ करता था। इसके बाद जब आप देखते हैं कई बार चूंकि मगध बिहार के अंदर है, जो बाद में महाजनपद में निकल के आता है, अंग आपका बिहार के अंदर ही है जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती है। लेकिन ऋग्वेद में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मगध के बारे में जानकारी या अंग के बारे में जानकारी ऋग्वेद में नहीं है। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं मगध के बारे में पहली बार जानकारी कहां पे मिलती है, तो आप बोलोगे अथर्ववेद में मिलती है। आप कहां बोलोगे, अथर्ववेद के अंदर मिलती है पहली बार जानकारी। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राजा की उत्पत्ति का उल्लेख कहां पे मिलता है, तो राजा की उत्पत्ति का उल्लेख आपको ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर मिलता है। कहां पे, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख आपको मिलता है। तो एक क्रोनोलॉजी बनती है कि किस प्रकार से राष्ट्र से लेकर और एक परिवार तक की क्रोनोलॉजी बनाना। देखिए सबसे नीचे देखिए परिवार होता था, परिवार को कुल बोला गया है, परिवार को कुल बोला गया है भाई। एक पूरा जो कुनबा होता है उसको कुल बोला गया है, कुल परिवार। कुछ परिवारों को मिला के ग्राम बनते हैं, कुछ ग्रामों को मिला के विश्व बनते हैं, कुछ विश्वों के मिलाने पर जन बनते हैं, और जनों को मिलाने पर आपके राष्ट्र बनते हैं, राष्ट्र। तो राष्ट्र शब्द का उल्लेख पहली बार उत्तर वैदिक काल के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात का याद रखना है। और जो अधिकारी मैंने आपको बताए, जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी वैदिक काल पूर्व वैदिक काल के अंदर हुआ करते थे, तो यहाँ पर भी हमारे 12 रत्नियन, 12 जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे उनको उल्लेख मिलता है। तैत्रीय संहिता में भी मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है। यानी कि तैत्रीय संहिता में भी मिलता है और शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, दोनों में मिलता है इन 12 रत्नियों का उल्लेख। दोनों को याद रखना है आपने, याद रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब मैं 12 के 12 तो रत्न नहीं बताऊंगा, वही है कि भाई पुरोहित क्या कार्य है, पुरोहित का आप जानते हैं, सेनानी का क्या कार्य है आप जानते हैं। जो याद रखने वाली भाई, जैसे कि नया है सूत, रथ सेना का नायक को क्या बोला गया है, सूत बोला गया है। महिषी, पटरानी को पटरानी। भागदूत, जो कर एकत्रित करते थे उस अधिकारी को क्या बोला गया है, भागदूत, भागदूत। संग्रहिता, संग्रहिता यानी कि कोषाध्यक्ष, संग्रहिता यानी कि कोषाध्यक्ष। पालागल यानी कि राजा का मित्र या संदेशवाहक भी बोल सकते हैं, पालागल ये आ सकता है भाई। सूत यानी कि रथ सेना का नायक, महिषी पटरानी भागदूत कर एकत्रित करने वाले अधिकारी, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, और पालागल राजा का मित्र। और भी 12 के 12 है, बेसिक है, लेकिन वो आप वैदिक पूर्व वैदिक में पढ़ के आए तो समय का भाव है, तो एक एक चीज को, सब चीजों से बचना भी है क्योंकि सारी चीजें करनी भी नहीं है। अब आप इनका सामाजिक जीवन देखिए उत्तर वैदिक काल के अंदर। देखिए सामाजिक जीवन के अंदर मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो चतुर्वर्ण व्यवस्था आप जो यहाँ पे देखेंगे उत्तर वैदिक काल के अंदर, ये कर्म के आधार पे नहीं, ये जन्म के आधार पे, ये कर्म के आधार पे नहीं, ये जन्म के आधार पे। अभी तक वहां पे जो आप देखते थे भाई, हमारा चरमकार, रथकार या कर्मकार वो आपके होते थे। अब वो जातियों के अंदर बट गए, वो जातियों के अंदर बट गए, जो जिस कर्म को करते थे वो जातियों में बट गए। यानी कि अब जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर रूप से उत्तर वैदिक काल के अंदर देखने को आपको मिलती है। हालांकि परिवार अभी भी संयुक्त ही होता था, परिवार अभी भी पितृसत्तात्मक ही होता था, परिवार में मुखिया वर्ग का प्रभुत्व होता था, ये चीज आप यहाँ पे देखते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अवधारणा यहाँ पे निकल के आ गई। हालांकि आप बोलोगे शूद्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहली बार मिलता है शूद्र का उल्लेख। ठीक है, तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों को से श्रेष्ठ बताया गया शतपथ ब्राह्मण में। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहां पे, कौन से ब्राह्मण में बताया गया है, तो आप बोलोगे शतपथ ब्राह्मण में बताया गया। कहां पे बताया गया, शतपथ ब्राह्मण में बताया गया। अच्छा, दोबारा से एक शब्द आया पुनर्भू, दोबारा से पुनर्भू, महिलाओं के लिए दोबारा से जो शादी करती थी, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद के अंदर। अब हम बात करिए 16 संस्कार की। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन एक बार बना था कि हम देखते हैं कि 16 संस्कार में कौन कौन से संस्कार है जो बच्चे के जन्म से पहले संस्कार कंप्लीट हो जाते हैं।
तो आप बोलते हैं ये वाला ये वाला ये वाला, यानी कि गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। 16 संस्कारों में से ये 3 संस्कार ऐसे हैं जो बच्चे के जन्म से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं। जब बच्चे गर्भ में आता है कुछ समय महीने बाद, 7-8 महीने के बाद, तो यानी कि ये संस्कार, तो इनको आपने याद क्या रखना है। एक तो यही मैंने बताया कि इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा। एक आपको सिस्टमेटिकल क्रोनोलॉजी आपको आनी चाहिए कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण ये जब बाहर निकलते हैं, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को ही उपन्यान संस्कार भी बोलता है। यज्ञोपवीत को ही उपन्यान संस्कार भी बोला जाता है। या वेदारंभ, यानी कि वेदारंभ, वेदारंभ, बसंत पंचमी वाला यहाँ पे वेदारंभ। और केशांत, समावर्तन, विवाह, और लास्ट का अंत्येष्टि। लास्ट का अंत्येष्टि क्रॉनोलॉजी आपको आनी चाहिए, क्रॉनोलॉजी आपको आनी चाहिए भाई, है ना। और ये इनका मतलब नाम से ही आ रहा है भाई कि नामकरण तो बच्चे का नाम हो रहा है, निष्क्रमण यानी कि बाहर निकल के उसको बाहर वाली वो दिखाई जा रही है, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म यानी कि बालों वाली बात आप देखेंगे जो पुराने बाल को कट करके नए बालों, कर्णवेद, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, वेद्यारंभ, किसान, समावर्तन, या विवाह या अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार आपको पता होना चाहिए। अब आप 8 प्रकार के विवाह देखिए कि 8 प्रकार के विवाह को लेके परम विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये 4 विवाह अच्छे बताए गए हैं, ये 4 विवाह बुरे बताए गए हैं। ये 4 विवाह अच्छे बताए गए, ये 4 विवाह बुरे बताए गए। प्रेम विवाह कौन सा था? प्रेम विवाह गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह कौन सा है? गंधर्व विवाह। असुर विवाह कौन सा है? असुर विवाह, असुर विवाह, असुर विवाह, जहाँ पे कुछ पैसे देकर खरीद लिया जाता है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। देखिए ये एक प्रकार से आप बोलोगे कि भाई जो है पैसे दे के खरीद लिया जाता है, जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, अपहरण वगैरह कर लिया जाता है। इस प्रकार के विवाह हमारे ये होते थे। इधर हमारे विवाह में सबसे अच्छा विवाह जो बताया गया है वो ब्रह्म विवाह है। सबसे अच्छा विवाह कौन सा है? ब्रह्म विवाह है, या देव विवाह, या आर्ष विवाह, या प्रजापति। ये चारों ही विवाह यहाँ पे अच्छे होते हैं। ठीक है। अनुलोम विवाह कौन से होते हैं? अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह कौन से होते हैं? देखिए प्रतिलोम विवाह वो होते हैं कि जैसे कि प्रतिलोम विवाह होते हैं जैसे मान लिया कोई शूद्र है, तो शूद्र व्यक्ति किसी ब्राह्मण महिला से शादी कर लेता है, या शूद्र व्यक्ति किसी क्षत्रिय महिला से शादी कर लेता है, या शूद्र व्यक्ति किसी वैश्य से शादी कर लेता है ना। यानी कि वैश्य व्यक्ति कोई ब्राह्मण से शादी कर लेता है, वैश्य कोई क्षत्रिय शादी कर लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। इसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आप देखिए, अब हमारा महाजनपद वाला शुरू हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे महाजनपद वाला शुरू होता है कि महाजनपद के अंदर आप देखिए कि क्या क्या आता है महाजनपद के अंदर। देखिए आप महाजनपद के अंदर देखते हैं कि ऋग्वेदी, उसके अंदर ऋग्वेदिक काल के अंदर हमारा जन हुआ करते थे, और उत्तरवेदिक काल में जन से जनपद बन गए। उत्तरवेदिक काल में जन से जनपद बन गए। अब महाजनपद काल में जनपद से महाजनपद बन गए। सबसे पहली बात, इनकी क्रॉनोलॉजी याद रख लोगे। सबसे ऊपर काम्बोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कोसल, मल, वज्जी। ये 4 मान लिए गए कि 4 ये 4 आपको दे दिए गए। आपको बोला जाएगा क्रोनोलॉजी में लगाइए, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाइए इनको, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाइए इनको। तो जब आपको जानकारी होगी तभी आप लगा सकते हैं इनको, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। पांचाल, कौशल, मज्जी, मल या वज्जी। या फिर इधर देखिए सुरसेन, चेदी, वश, काशी, मगध, अंग। 4 दे दिए गए और आपको बोला जाएगा ईस्ट टू वेस्ट लगाइए इनको। या 4 ये दे दिए, नॉर्थ टू साउथ लगाइए इनको। सबसे ऊपर काम्बोज, फिर गांधार, कुरु, मत्स्य, अवंती, अस्म। भारत से बाहर कौन कौन से मिलते हैं? भारत से बाहर ये दोनों मिलते हैं, काम्बोज, गांधार। इस बार क्वेश्चन आता है ना, राजपुर या एक शहर दिया था, किसके शहर है ना, किसके शहर है, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा। भारत में जब इधर से एंट्री करते हैं पश्चिम से, तो कौन सा पहली बार कौन सा महाजनपद आता है? तो कुरु आता है, कुरु आता है। दक्षिण भारत का महाजनपद कौन सा है? तो अस्मक है, महाराष्ट्र के अंदर। या फिर एमपी के अंदर आप अवंती या ये बुंदेलखंड वाले, एक बार ये भी आता है कि बुंदेलखंड एरिया में कौन सा महाजनपद देखने को मिलता है। बुंदेलखंड एरिया में कौन सा महाजनपद देखने को मिलता है? तो बुंदेलखंड एरिया में आपका चेदी महाजनपद देखने को मिलता है। बुंदेलखंड एरिया में कौन सा महाजनपद है? तो चेदी महाजनपद है, चेदी महाजनपद है। राजस्थान के अंदर एकमात्र महाजनपद आपका मत्स्य महाजनपद है। ये कुरु वाला हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाले को ये कवर कर रहा था। मथुरा, सूरसेन वाला। ये पांचाल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे पांचाल की, तो आजकल अगर आप ये बरेली वाला एरिया देखेंगे तो छत्र वाला एरिया देखेंगे, पांचाल वाला। कौशल की बात करूं जो प्रसेंजित या अयोध्या वाला एरिया आप देखिएगा, वत्स, कौशाम्बी, काशी तो आप वाराणसी आप जानते ही है, मगध पाटलिपुत्र वाला एरिया, अंग, चंपा, बिहार भागलपुर वाला एरिया।
या वज्जी, यहाँ पे 8 संघ यहाँ पे हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ये आपके महाजनपद 16 महाजनपद हुआ करते थे। कोई किसी का स्टेट पूछे आपसे कि कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र में है तो ये, एमपी में है तो ये, राजस्थान में है तो ये, हरियाणा में है तो ये, भारत से बाहर है तो ये, या फिर बिहार में है तो कौन कौन से है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है तो कौन कौन से है। इस प्रकार से आपने इन महाजनपदों को आपने यहाँ पे बता देना है। मेरे हिसाब से ये बात आपकी समझ आई होगी। अब आप नेक्स्ट पे इसी में देखिए, अब हम इन पे बात करते हैं, कौशल पे, वज्जी पे, मगध पे, काशी पे, अवंती पे। आप भी एक बात जानते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो राज्य निकल के आया वो मगध था। मगध था। और मगध का ही बाद में मौर्य की उत्पत्ति हुई वहीं पे आगे आगे गुप्ताज की हुई, वहीं पे आगे आगे गुप्ता, मतलब कहने का मतलब है जब तक कन्नौज उसका केंद्र नहीं बना, जब तक ये मगध पाटलिपुत्र पटना ही उसका केंद्र रहा। तो मगध की आप बात करेंगे, मगध में सबसे पहले यहाँ पे हरियंक वंश आप देखेंगे। हरियंक वंश में 3 शासक आपके आएंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये आप देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो बिंबिसार को आप देखेंगे सबसे पहले। तो बिंबिसार देखिए, बिंबिसार 3 प्रकार की नीति अपनाता है। वैवाहिक नीति अपनाता है, या फिर दोस्ती वाली नीति अपनाता है, और विलय वाली नीति अपनाता है। विलय वाली नीति अपनाता है। वैवाहिक नीति किसके साथ में? वज्जी के साथ में वैवाहिक नीति, कौशल के साथ में वैवाहिक नीति, अवंती के साथ में दोस्ती वाली नीति, पंजाब या मद्र वाले ये छेमा के साथ शादी हुई थी वैवाहिक नीति, अगर अंक के साथ में विलय वाली नीति। तो विलय वाली नीति किसके साथ में? अंक के साथ में। तो पहले चूंकि अंक के राजा ने मगध के राजा को हराया था, एक बार भट्टिया नामक राजा को हराया था, लेकिन उसके बाद में बदला लिया बिंबिसार ने और मगध अंक को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो सबसे पहली बार किस महाजनपद को मिलाया मगध ने? सबसे पहली बार अंग को मिलाया महाजनपद। देखिए, वज्जी शक्तिशाली हुआ करता था, कौशल भी शक्तिशाली हुआ करता था, सीधे सीधे नहीं मिला सकते थे। और कौशल के अंदर ही काशी अब भी आ गया था, कौशल के अंदर काशी भी आ गया था। काशी को उन्होंने, कौशल वालों ने जीत लिया था। काशी को कौशल वालों ने जीत लिया था, यानी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। तो वैवाहिक संबंध अपनाया। तो कौशल नरेश हुआ करते थे प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत ने अपनी जो यहाँ पे बहन की शादी, जिनका नाम था माँ कौशला, जिनका नाम था माँ कोसला, उसकी शादी बिंबिसार के साथ में कर दी। बिंबिसार के साथ में उनकी शादी कर दी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिंबिसार के साथ में उनकी शादी की तो काशी दहेज में मिल गया, काशी दहेज में मिल गया, यानी कि एरिया इतना बढ़ गया। वज्जी नरेश यहाँ पे चेटक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बहन चेलना की शादी इनके साथ में कर दी। चेलना की शादी यहाँ पे कर दी, और यानी कि इनके साथ भी दोस्ताना संबंध बन गए। अवंती नरेश चंड प्रदोत हुआ करते थे, ये एक बीमारी से ग्रसित थे, और मगध नरेश ने अपना एक चिकित्सक को भेजकर उस बीमारी से उनको दूर कराया। आप बता सकते हैं कि उस चिकित्सक का नाम क्या है? आप ये बता सकते हैं कि उस चिकित्सक का नाम क्या है? ठीक है, ये बताइएगा। और मदर नरेश 6 माह के साथ में उनकी शादी हुई। तो आपसे पूछा जाए अंक का विलय किसने किया, तो अंक का विलय बिंबिसार ने किया। आपसे पूछा जाए कि भाई हमारा ये हमारा इसके बाद में वज्जी संघ का विलय किसने किया, तो आगे चलकर वज्जी संघ का विलय अजातशत्रु ने किया। देखिए, अजातशत्रु किस प्रकार की नीति अपनाता है। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठता है, अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठता है, यानी कि बिंबिसार की। और चूंकि कौशल नरेश प्रसेनजीत बहुत ही उससे परेशान होता है, इनके साथ में संघर्ष होता है। पहले संघर्ष में अजातशत्रु जीत जाता है, फिर प्रसेनजीत जीत जाता है। उसके बाद में संबंध बन जाता, फिर ये काशी छीन लेता है कौशल नरेश प्रसेनजीत। यहाँ पे आप देखते हैं कि भाई प्रसेनजीत बाद में अपनी बेटी की शादी, जिनका नाम वजीरा था, उसकी शादी ये अजातशत्रु के साथ में कर देते हैं, और काशी दोबारा से दे देते हैं, यानी कि यहाँ अपना दोस्ताना संबंध बना के रखा। और वज्जी संघ चूंकि शक्तिशाली संघ था, यहाँ पे फूट के माध्यम से गौतम बुद्ध के जो चचेरे उनके माध्यम से, जो क्या नाम था उनका, उनके माध्यम से फूट पड़वाई, गौतम बुद्ध की सहायता भी ली। और यहाँ पे चूंकि ये इनका संबंध, वज्जी संघ वालों का संबंध जैन धर्म से आप देखने को मिलता है। महावीर स्वामी के नाना यहाँ पे हुआ करते थे, महावीर स्वामी के नाना यहाँ पे हुआ करते थे। तो वज्जी संघ के अंदर फूट डलवाई और इसको विलय कर दिया। तो वज्जी संघ का विलय करने वाले अजातशत्रु, या फिर अवंती का दुर्गीकरण करने वाले, अवंती से मतलब इनके संबंध जो है अवंती के साथ में ज्यादा अच्छे नहीं रहे, तो अवंती को दुर्गीकरण करने वाले भी अजातशत्रु, वज्जी को मिलाने वाले भी अजातशत्रु, अंग को मिलाने वाले भी ये बिंबिसार। और अवंती को मिलाने वाले कौन, तो आगे चलकर बताइएगा, ये भी कमेंट में आप आंसर, कि अवंती को मगध या साम्राज्य में मिलाने वाले शासक कौन थे। ठीक है, इतनी बात आप लोग जान गए। अब इसके बाद आप देखिए भाई, लेकिन ये राजधानी याद रख लीजिए कि काम्बोज हाटक, गांधार तक्षशिला, कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या है? पांचाल, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, आई क्षेत्र काम्पिल्य, कौशल श्रावस्ती, मल पावा, वज्जी, मतलब वज्जी संख्या आपने बताना है, या मत्स्य विराटनगर, सुरसेन मथुरा, चेदी उक्तिमती, अवंती
उत्तरी अवंती और ये अवंती को दोनों वाले पार्ट में बताना है। अस्मक पोटन, ये वत्स कौशाम्बी, काशी वाराणसी, मगध पाटलिपुत्र, अंग चंपा। राजधानी बतानी है, कौन सी नदी लगती है आसपास वो बतानी है, काम चल जाएगा आपको। ज्यादा नहीं जानना है भाई, है ना? समय का देखना है। ये आगे बुद्धकालीन कुछ गणराज्य है। बुद्धकालीन कोई गणराज्य है, जैसे कि हमारा है कपिल वस्तु के शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य, केशुपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिय, पिपलीवन के मौर्य, कुशीनारा के मल, पावा के बिमल, सुमसारीगिरी के भग, अलकप के बाली, और मिथिला के विधे, और वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। तो ये हमारे बुद्धकालीन कुछ गणराज्य है। कपिल वस्तु के शाक्य, कैशपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिय, पिपलीवन के मौर्य, कुशीनारा के मल, पावा के मल, सुमसारीगिरी के भग, अलकप के बाली, और मिथिला के, आप बोलेंगे विदेह, और वैशाली के लिच्छवी। आप यहाँ पे इनको देखिएगा। बुद्धकालीन गणराज्य है, बुद्धकालीन गणराज्य है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से और इनके अलावा भी कोई था क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, यही थे गणराज्य। या आपसे बोल दिया गया रामग्राम के कलाम, या पिपलीवन के कलाम, या पावा के कलाम, नहीं, कलाम थे केशपुत के। कपिल वस्तु साक्य। आप जानते भी है कपिल वस्तु का उल्लेख कहाँ पे आता है? देखिए, कपिल वस्तु के साक्य आपको यहाँ पे देखते हैं कि अपनी जाति को लेकर बहुत ही ज्यादा, मतलब जाति को लेकर अपने, इनको एक अलग ही प्रचुर मात्रा में इनको रहता था, विशेष इनका एक लगाव था जाति को लेकर। और आप जानते हैं प्रसेनजीत का जो बेटा था, जिनको विडब्बू के नाम से जानते हैं, प्रसेनजीत ने जब शादी करने की बात बोली थी शाक्य गणराज्य के अंदर, तो उन्होंने एक दासी के साथ में प्रसेनजीत की शादी करती थी। उसी दासी से उत्पन्न पुत्र था विडब्बू। जब विडब्बू अपने ननियाल में गया हुआ था, तो उन्होंने उनका मजाक बनाया था कि दासी पुत्र कह के पुकारा था। उसके बाद में समाप्त कर दिया था, विनाश कर दिया था कपिल वस्तु के साक्य। कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर के अंदर आप देखते हैं, केशपुत के कला, रामग्राम के कोलिय, पिपलीवन के मौर्य, कुशीनारा के मल, पावा के मल महावीर स्वामी से संबंधित है। या फिर आप ये देखिए सुमसारीगिरी के भग, अलकप के बाली। अलकप की राजधानी पूछ ली जाए तो वेट द्वीप, वेट द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट आप, नेक्स्ट आप यहाँ पे ये देखिए कि इतने आपके यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये सब आपके बुद्धकालीन गणराज्य देखने को मिलते हैं। तो बुद्धकालीन गणराज्य आपके हुए, या फिर आपके महाजनपद काल हुआ, या फिर आपका विवाह संस्कार हुआ, या फिर आपका सोलह संस्कार हुआ, या फिर सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल का। तो मैंने ये सब चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस कराई है। फ्रेंड्स आप देखिए, इसके बाद वाले पार्ट में हम जो यहाँ पे महत्वपूर्ण पार्ट डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर। मौर्य और मौर्योत्तर। देखिए, आज सुबह सुबह में मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। पहली वीडियो यानी कि पाषाण से लेकर हड़प्पा तक, दूसरी ऋग्वेदिक काल के लिए, तीसरी आपकी उत्तर वैदिक काल से महाजनपद। अब चौथी में आपको मैं मौर्य और मौर्योत्तर दोनों पार्ट को कवर कराऊंगा। मौर्य और मौर्योत्तर दोनों पार्ट को कवर कराऊंगा। आज रात को जो है मैं आपको 9 साढ़े 9 बजे तक इसको अवेलेबल आपको करा दूंगा। तो ठीक है, कल सुबह जैसे ही एंट्री होगी तो सुबह आपको गुप्तोत्तर करा के थोड़ा बहुत धर्म के बारे में बता के फिर मैं मध्यकाल में टाइम नहीं लगेगा। प्राचीन काल में टाइम लगता है। जिस चैप्टर को पढ़ने के लिए, मतलब जिस प्राचीन साम्राज्य को पढ़ने के लिए, प्राचीन काल को पढ़ने के लिए आपको 3 महीने लगते हैं, और उसको मैं 24 घंटे के अंदर आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो तो ये तो कुछ मानना पड़ेगा कि देखो सारी चीज़ तो कवर नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपना ये प्यार, ये स्नेह, ये लगाव, ये आप बना के रखिए। अच्छे से कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद।